ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को नाट्यकीय रूपांतर देने के लिए किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कथावाचक को पूरा सुने और नट्टे कांडी की पेशकश का आनंद लें। छुटन, ओ छुटन, जी मैम साहब। जरा बुखारी में आग तो लगा देना। तुम्हारे साहब आने ही वाले होंगे। जल्दी से यहाँ की साफ सफाई भी पूरी कर दो। जी मैम साहब। अरुणाचल प्रदेश, चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ और बड़ा ही सुंदर दृश्य है चारों तरफ। सर्द हवाएं, सुबह की हल्की सी मीठी धूप और जहाँ तक नज़र जाए वहाँ पर हरियाली ही हरियाली। कहने को तो बहुत सुंदर है सब कुछ, लेकिन कभी कभार ये पहाड़ों के बीच की सर्द हवा रात के समय कुछ खौफ का संदेशा दे जाती है। मैं आपके सामने उर्वशी सिंह राजपूत इन्हीं पहाड़ियों के बीच आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरे साथ घटी थी। मेरे ये जो कि एक फौजी डॉक्टर हैं और इनका नाम है वीर सिंह राजपूत। है ना कितना रौबदार नाम। फौजी है भाई, क्यों नहीं होगा। आज से कुछ 1 साल पहले इनकी पोस्टिंग यहीं अरुणाचल प्रदेश तवांग डिस्ट्रिक्ट में हुई। शहर से कुछ 8 से 10 किलोमीटर दूर गंगामणि नामक जगह के एक गेस्ट हाउस में हमारे रहने का इंतज़ाम किया गया। और जब मैं यहाँ पर आई तब मुझे पता चला कि गंगामणि अभी भी कितना अनडेवलप्ड है, कि यहाँ से शहर से गंगामणि आने के लिए कोई साधन ही नहीं। तब इन्होंने मुझे छेड़ते हुए कहा, बीवी जी 10 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल चलना पड़ेगा। हाँ, चल लोगी? जी फौजी साहब, कैसे नहीं चल लूँगी। आखिर राजपुतानी हूँ, ऊपर से फौजी की बीवी। चलो पीछे पीछे आओ, सैनिक फॉलो मी। बोलते हुए मैं आगे आगे चलने लगी, लेकिन भगवान 2 घंटे बाद ही मेरी हालत ख़राब होने लगी। हाय भगवान, और कितना चलना पड़ेगा। हाय मेरी कमर। फौजी साहब, मेरे पैर भी चले गए, मैं और नहीं चल सकती। अरे रे 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 रे, फौजी साहब की बीवी थक गई। मिस उर्वशी सिंह राजपूत मैडम, जिस टशन और जोश से आपने फॉलो में बोलते हुए आगे बढ़ गए थे ना, उसी जोश को लेके इससे 4 गुना लंबा रास्ता और इस सामान से 2 गुना ज़्यादा सामान एक फ़ौजी हर रोज़ अपनी इनिशियल ट्रेनिंग में कवर करता है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं ना, इन्हीं पहाड़ों में रोज़ उनकी ट्रेनिंग होती है। अरे आप तो 2 घंटे चलने में ही थक गए। तो ज़रा सोचिए उन फौजियों के बारे में जो ना जाने लड़ाइयों में कितने कितने दिन तक बिना खाए पिए एक ही पोजीशन में रहते हैं। कभी बॉर्डर में गोलीबारी चालू हो जाती है ना, तो ये बेचारे अपनी लाइफ भूल जाते हैं। और उसके हाँ ठीक है, भारत माता की जय। मेरे बॉर्डर के सनी दियोर, बीवी हूँ आपकी जूनियर नहीं। फौजी नहीं हूँ तो क्या हुआ, फौजी की बीवी तो हूँ। ज़रा सा थक क्या गई, लेक्चर देना शुरू। चलो अब वहाँ क्या खड़े हो, मैं तो आगे भी निकल गई। रुक जा, अभी बताता हूँ मैं। रुक, भाग पा रही, रुक। और मैं उनके आगे आगे भागने लगी और वो सामान लेके मेरे पीछे पीछे भागने लगे। पूरा रास्ता हमने हंसते खेलते मस्ती में तय कर लिया। लेकिन जब हम यहाँ गंगामणि पहुँचे, काफ़ी रात हो चुकी थी और यहाँ आके हमें पता लगा यहाँ पर तो लाइट की भी सुविधा नहीं है। यहाँ तक रोज़मर्रा के सामान के लिए भी यहाँ के लोगों को 8 से 10 किलोमीटर दूर उसी शहर में जाना पड़ता था। लेकिन हमें यहाँ पर एक गेस्ट हाउस मिला हुआ था जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ही फ़ौजियों को अलग से लाइट प्रोवाइड की गई थी। और इसी गेस्ट हाउस में हम दोनों की मुलाकात हुई छुट्टन से। छुट्टन,
जो कि एक गोरखा हैं। बहुत ही ईमानदार और मेहनती है वो। उसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए रोज़मर्रा के काम के लिए हेल्पिंग हैंड के तौर पर दिया था। उस रात हम लोग बहुत थके हुए थे और आते ही सो गए। अगले दिन ये अपने काम के लिए निकलने से पहले मुझे हल्की सी नींद में बाय बोलकर चले गए और मैं थकान के कारण दोपहर तक सोती रही। उसके बाद जैसे ही मैं उठी, मैंने छुट्टन को बाहर जाते हुए देखा और मैंने छुट्टन को आवाज़ लगाई, छुट्टन। जी मैम साहब। मैम साहब, मैं थोड़ा सा बाहर से सामान ले आता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने भी ठीक है बोलते हुए अपना सूटकेस खोला और दोनों की अलमारी में कपड़े जमाने लगी। और सारा काम कर कर जब मैंने बाहर नज़र डाली तो देखा, ओहो, शाम हो गई है। बाहर तो सर्दी भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है। नीचे बुखारी में आग लगा देती हूँ। और आग लगाते लगाते वो आग धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते हुए वो बुखारी से बाहर आ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसकी एक लपट मेरी आँखों के सामने से होते हुए गुजरी, जिसके कारण मैं ज़मीन में गिर गई। छुट्टन, कोई है छुट्टन। क्या मैम साहब, आपको दिखता नहीं है कि ये गेस्ट हाउस और इसके आसपास के सभी मकान लकड़ी के बने हुए हैं और सब में फौजी रहते हैं। आपकी इस लापरवाही से ना जाने कितने बेकसूर मारे जाते हैं। आप बैठिए यहाँ पे, बुखारी में मैं आग लगा देता हूँ। मैं उसका चेहरा देख रही थी जब वो मुझे इस तरह से बोल रहा था, पर मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि गलती मेरी ही थी और उसने सही कहा था। बहुत ही बड़ी दुर्घटना होते होते बची है। लेकिन उस समय मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था छुट्टन की आंखों से, जो कि एकदम लाल हो चुकी थी। कुछ समय के लिए तो मुझे लगा वो छुट्टन है ही नहीं। मुझे लगा जैसे वो कोई और ही है। उसने बुखारी में आग लगाई और बिना कुछ बोले सीधा रसोई घर में चला गया और कुछ 5 मिनट बाद ही मुझे सीटी की आवाज़ आने लगी और मैंने भी बाहर बैठे बैठे बोला, छुट्टन जी, अगर गुस्सा शांत हो गया हो तो ज़रा सी चाय बना देंगे। सर्दी काफ़ी बढ़ रही है और मेरा थोड़ा सर भी दुख रहा था। कौन है? लगता है ये आ गए। रुको मैं ही देखती हूँ। छुट्टन, एक काम करो, 2 चाय बना दो। लगता है साहब भी आ गए। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मेरी आंखों के सामने जो था उस पर मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। मेरे सामने छुट्टन था। छुट्टन? माफ़ करना मैम साहब, थोड़ी देरी हो गई। मैं बुखारी में आग लगा देता हूँ। अरे मैम साहब, क्या आपको बुखारी में आग लगानी आती है? चलो अच्छी बात है, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। तुम तो अभी किचन में थे ना? सीटी बजा रहे थे। मैंने तुमसे चाय बनाने के लिए बोला था। क्यों मजाक कर रही हो मैम साहब? मैं तो अभी अभी सामान लेके आपके सामने आया हूँ। आप ही ने तो गेट खोला है। और मैम साहब, मुझे तो सीटी बजानी भी नहीं आती। अच्छा ठीक है, तुम जाके चाय बनाओ। जी मैम साहब। और उसके बाद मैं तब तक ही सोचती रही कि ये मेरे साथ हुआ क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वो छुट्टन ही था या क्या था वो? तभी मेरा ध्यान मेरे पैर की चोट में लगे हुए मलहम और हाथ के जले हुए निशान में गया। नहीं, वो झूठ नहीं है, कोई वहम नहीं है। वो सच में ही कोई भूत प्रेत या छलावा होगा जिसने
छुट्टन का रूप लिया होगा। उसकी वो आंखें एकदम खून की तरह लाल। समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। उर्वशी। जी आई। हाँ मेरी बीवी जी, नींद खुल गई। वैसे आज पहला दिन था तो काफ़ी अच्छा गया, ज़्यादा काम नहीं था। अच्छा छुट्टन। जी। छुट्टन मेरे लिए चाय बना देना यार। तुम पियोगी चाय? जी मैंने पहले ही बोल दिया है उससे। अच्छा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आज ना पोस्ट में जाते बड़े बढ़िया इंसान मिले। जाते एक नया मित्र बन गया। मेजर ठाकुर साहब, मेजर प्रताप सिंह ठाकुर। अरे बड़े मजाकिया किस्म के आदमी है। मैंने जैसे ही मिला और थोड़ी बातचीत हुई तो दोस्ती यारी बढ़ती चली गई। मैंने आज उनको अपने डिनर में बुलाया। अच्छा छुट्टन। जी साहब जी। आज डिनर थोड़ा अच्छा बनाना, मेजर साहब आने वाले हैं डिनर में। आप फिक्र मत कीजिए, एकदम लाजवाब खाना बनाएंगे कि मजूर साहब प्लेट अपने घर तक ले जाएंगे। अच्छा ज़रा सुनो तो सही। मुझे ऐसा लगता है कि इस गेस्ट हाउस में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? सब ठीक तो है? तुम ठीक तो हो ना? बाद में मैं उन्हें सब कुछ बता देती हूँ जो मेरे साथ हुआ। और वो सब कुछ सुनने के बाद। यार तुम ये सब क्या बोल रही हो? अभी एक ही दिन तो हुआ है हमें यहाँ आए हुए और तुम्हारा वहम होगा। कल से थकी हुई हो, इतना चली हो, तो हो सकता तुमने नींद में या फिर आँख के मंद में या कहीं वहम कर लिया हो। सब कुछ ठीक है और अभी ये फितूर अपने दिमाग से निकालो, ज़्यादा सोचो मत। मेजर साहब आने वाले हैं डिनर में, तो आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है? लव यू मेरी राजपुतानी। ठीक है जल्दी आना। लव यू टू। उसके बाद मैं अपने हाथ का जला हुआ निशान देखते हुए सोचने लगी कि ये वहम तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये वहम या सपना होता तो ये निशान मेरे हाथ पर नहीं होता। लेकिन उस टाइम घर पर मेहमान आने वाले थे, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और मैं तैयार होने लगी। शाम को जब इनके दोस्त डिनर के लिए आए, उसके बाद इन्होंने टिटोली मारते हुए बोला, वीर जी आप मजाक बहुत ही अच्छा करते हैं। बहुत ही कमाल का दिन बीता आपके साथ और ये खाना उससे भी लाजवाब था। जी सच्ची मैं जादू है छुट्टन क्या तुम्हें? अरे छुट्टन सच्ची बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, बढ़िया। साहब जी मैंने तो पहले ही बोला था कि आप निराश नहीं होंगे। जब ये लोग आपस में ठिठोलियाँ मार मार के हंस रहे थे तो अचानक से उसी समय मेरा ध्यान बाहर गया। वो पहाड़ों की चांदनी रात बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने इनसे बोला, अच्छा सुनो जी, क्या हम लोग नाइट वॉक में चलें? नहीं भाभी जी, हम क्या या तो कोई भी शख्स नाइट वॉक के लिए नहीं जा सकता। क्यों ठाकुर साहब? असल में जो मेरा यहाँ आने का असली मकसद था वो यही था कि आप लोगों को बताना है कि ये जगह इतनी भी सुरक्षित नहीं है। खास करके भाभी जी आप अगर रात के समय कोई भी गेट खटखटाए तो भूल कर भी गेट ना खोलें। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप इसे डरा क्यों रहे हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा जंगली इलाका है आसपास का, खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं रात में। आप लोगों की सेफ्टी के लिए ही, आप लोग नए आए हैं ना यहाँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अब हम चलते हैं। खाने पे बुलाने के लिए शुक्रिया। उनके जाते ही मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई। उन्होंने ऐसा क्यों कहा भला? और उसके बाद मैंने सारे बर्तन समेट के और वीर जी और मैं सोने चले गए। उसके बाद रात के कुछ 2:30-3 बजे एकदम से घोड़ों की आवाज़ आने लगी, जैसे ये घोड़े हमारे कॉटेज के आसपास ही हैं। और बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ आ रही थी और मैंने घबराते हुए वीर जी की तरफ हाथ बढ़ाया तो
तो वीर जी में थे ही नहीं। वीर जी कहाँ हैं आप? वीर जी अगर ये कोई मजाक है तो मत करिए। वीर जी कहाँ हैं आप? वीर जी कहाँ हैं आप? और घोड़ों की आवाज बढ़ती ही चली जा रही थी। पर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। पर मैंने वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं वीर जी को वापस से ढूंढने लगी। वीर जी कहाँ हैं आप? कौन है? बाहर कौन है? वीर जी क्या ये आप हैं? वीर जी क्या ये आप हैं? कुछ तो जवाब दीजिए। वीर जी। अचानक से मुझे एकदम प्रताप जी की बात याद आ गई। भूल कर भी गेट ना खोलें। क्योंकि अगर वीर जी होते तो उनके पास तो ऑलरेडी एक और चाबी है। वो इतनी तेज क्यों खटखटाते? कौन है? कौन है बाहर? प्लीज बताओ मुझे कौन है बाहर? वीर जी क्या ये आप हैं? प्लीज बताइए कहाँ हैं आप? अगर ये वीर जी ही हुए तो, और अगर इनको चाबी ना मिल रही हो या इनकी अगर कहीं चाबी खो गई हो तो ये परेशान ना हो रहे हो। उस टाइम काफ़ी कुछ मन में चल रहा था। ये सोचते हुए मैंने दरवाज़ा खोल ही दिया। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरे सामने कोई भी नहीं था। बाहर कोई नहीं था। एक सेकंड पहले कोई दरवाज़ा जोर से खटखटा रहा था। फिर मैं हिम्मत करके बाहर निकली देखने के लिए कौन था। मैं बहुत तंग आ गई थी इन सब चीज़ों से। मैंने थोड़ी हिम्मत जताई और आगे बढ़ने लगी। और मैं जंगलों में कुछ हलचल देखी। मैं उस तरफ देखते हुए बोली, कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ झाड़ियों में? और ये बोलते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। न जाने मेरे अंदर ये कहाँ से हिम्मत आ रही थी, मुझे नहीं पता। तो देखा झाड़ियों से बहुत सारे घोड़े मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। और उसके ऊपर जो बैठे थे उसे देखकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उनके ऊपर जो बैठे थे उनके सर ही नहीं थे। ये देखते ही मैं उल्टे पैर भागने लगी और मैं एक पत्थर से टकराकर गिर गई। जब मैं गिरी तो मैं उस पत्थर की तरफ देखा तो वो पत्थर नहीं, किसी का कटा हुआ सर था। मैं बहुत जोर से चीखने लगी, नहीं, ये क्या है? जो मेरी तरफ देखते हुए बोल रहा था, मैं उस टाइम बेहोश हो गई। और जब मेरी अगले दिन आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर में थी जहाँ वीर जी मेरा हाथ मल रहे थे। छुट्टन ने मेरी खुलती आँख देख के बोला, साहब, मैम साहब को होश आ गया। क्या हुआ था यहाँ पे? मैं जैसे ही सुबह वापस आया तो तुम्हें मेन डोर के सामने एकदम बेहोश पाया। क्या हुआ था कल रात को यहाँ पे? और तुम्हारी हालत कैसी है अब? पहले से तो ठीक हो ना? बताओ क्या हुआ था कल रात को? कल रात को आप कहाँ चले गए थे वीर जी? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप कहाँ थे? कल रात को एकदम से पोस्ट से कॉल आ गई थी। वहाँ पे कुछ गोलीबारी हुई थी और एक सैनिक के साथ थोड़ी सी कैजुअलिटी हो गई थी, तो मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा। मैं उठा तो तुम सो रही थी और मैंने सोचा कि ज़्यादा थकी होगी और तुम्हें उठाना ठीक नहीं समझा, तो बिना बताए चला गया। लेकिन अब तुम ठीक तो हो। हुआ क्या था? फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया
जो भी कल रात को मेरे साथ हुआ, जो भी कल रात को मैंने देखा, ये क्या है उर्वशी? एक तो पूरे दिन हॉरर फिल्में देखना और फिर रात को डरना, मतलब ये क्या लगा रखा है? और ये क्या बहन पाल लिया तुमने कि भूत है भूत है? कहाँ है भूत? सब वहम है, सब फितूर है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। और ये फितूर उतार दो, सब झूठ है। ये झूठ नहीं है। भाभी जी ने जो भी देखा वो सब सच है। एकदम से प्रताप जी आते हैं और मेरी साइड लेते हुए बोलते हैं, हाँ वीर, जो भी भाभी जी ने देखा वो सब सच है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जानता हूँ तुम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह पढ़े लिखे हो। मैं भी नहीं करता था, पर कुछ चीज़ें आंखों देखी, कानों सुनी और खुद से महसूस की हुई चीज़ें पढ़ाई लिखाई से कोसों ऊपर होती है। मैं आप लोगों को कल यही समझाना चाह रहा था, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बस मुझे पता नहीं था, ना ही मैंने कभी सोचा था कि ये लोग आपका ऐसा स्वागत करेंगे। क्या आपको 20 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962 इंडो चाइना वॉर याद है? ये उसी समय के फौजी हैं। हाँ वीर जी, भाभी जी, उस समय चाइना के सैनिकों ने रात को धोखे से हमारे सैनिकों के गले काट दिए थे। लेकिन भाभी जी, वो फौजी हैं जो मरने के बाद भी हमारी देश की रक्षा के लिए अपनी आत्माओं की तरह तैनात रहते हैं। जब भी तवांग में हमला या गोलीबारी होती है तो ये आत्माएं वापस आती हैं, सबको संचेत करती हैं और जागते रहो चिल्लाकर सबको जगा देती हैं, जिससे कोई भी इस जगह पे कब्जा ना कर पाए। जैसा कि आपको वीर ने बताया कि कल रात कुछ गोलीबारी हुई थी, उसी कारण ये आत्माएं फिर से जाग उठी अपनी देश की रक्षा के लिए। ये सिर्फ दुश्मनों को डराती ही नहीं, बल्कि उन्हें उल्टे पैर भगाती भी हैं। और भाभी जी, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे सैनिक भाई ही हैं। हमें तो ऐसे सैनिकों को सल्यूट करना चाहिए जो शहीद होने के बाद भी अपनी आत्माओं को तैनात रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस प्रकार की और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए, शॉर्ट फिल्म्स देखने के लिए और नाटक देखने के लिए नाट्यकांडी थिएटर को सब्सक्राइब करें। इस गणतंत्र दिवस पर जहां हम स्वतंत्रता मना रहे होते हैं, वहीं हमारे बीच में कुछ हीरो ऐसे हैं जो हमारी इस स्वतंत्रता की रक्षा कर रहे होते हैं, और हम ये डेडिकेट करते हैं ऐसे ही हमारे सभी हीरोज़ को। नाट्यकांडी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत।